नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड में। हमने देखा था कि जो ब्लड है दो पार्ट का बना होता है, एक होता है लिक्विड पार्ट जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है ना, एंड सेकंड जो होता है वो होता है ब्लड सेल्स, सेकंड पार्ट होता है। तो पहला हम देखते हैं प्लाज्मा। व्हाट इज़ अ प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है और प्लाज्मा जो है किस चीज़ का बना होता है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है उसमें प्लाज्मा, एग्जैक्टली प्लाज्मा क्या है और जो प्लाज्मा है वो बना होता है क्या, डिफरेंट टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन्स का, जो मैंने आपको इसके पहले बता चुका हूँ कि जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, और ये जो प्लाज्मा है वो बना होता है किसका, प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा है वो काय का बना है, प्लाज्मा प्रोटीन्स का बना होता है। और जो प्लाज्मा है इसमें तीन डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं नॉर्मल जो वैल्यू होती है प्लाज्मा प्रोटीन की, प्लाज्मा में या जो प्लाज्मा है वो काय का बना है, प्लाज्मा प्रोटीन का बना है। अब जब हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, पीपी मतलब हो गया प्लाज्मा प्रोटीन्स। जब भी हम प्लाज्मा बोलेंगे इसका मतलब वो काय का बना है, प्लाज्मा प्रोटीन्स का बना हुआ है। और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो जो है कितना उसका वैल्यू होता है ब्लड में, 6.5 टू 7.5% या 6.5 टू 7.5 ग्राम 100 ml, ग्राम पर 100 ml, ग्राम पर 100 ml, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। 6.5 टू 7.5%, या हम इसे बोलेंगे ग्राम्स पर 100 ml। तो कितना होगा, एक ह्यूमन बॉडी में जो नॉर्मल वैल्यू होती है प्लाज्मा प्रोटीन की वो कितनी होती है, 6.5 टू 7.5। ये आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए, दैट इज़ अ नॉर्मल वैल्यू। वाइवा का क्वेश्चन बन सकता है और आपको क्लिनिक में भी इसकी इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। यदि इस नॉर्मल वैल्यू से कम और ज़्यादा आता है तब हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम है। आपको नॉर्मल वैल्यू यदि याद नहीं होगी तो आप डिफ्रेंशिएट कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको 6.5 टू 7.5% या ग्राम्स पर 100 ml इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। और ये एवरेज बोल सकते हैं 7% या 7 ग्राम 100 ml पर 100 ml। लेकिन आपको रेशियो में कभी भी फिजियोलॉजी में जो भी वैल्यू हम देखेंगे, फिजियोलॉजी में जो भी आप वैल्यू देखोगे या जो भी वैल्यू देखने की बात करेंगे, कभी भी उसे रेशियो में बताया गया है कि इतने से इतने तक इसके बीच में हो सकता है। एग्जैक्टली सिंगल जो पॉइंट है वो कभी नहीं होगा, सिंगल वैल्यू नहीं होगी, वो कभी भी एक पैरामीटर में होगी। जैसे कि 6.5 टू 7.5 के बीच में हमें क्या मिलता है, यदि इसके बीच में किसी ह्यूमन में प्लाज्मा प्रोटीन मिलता है दैट मीन्स क्या है, नॉर्मल है। यदि 6.5 से कम मिलेगा तो प्रॉब्लम है और 7.5 से ज़्यादा मिलेगा तो प्रॉब्लम वाली बात है। हमें तो कितना चाहिए, 6.5 टू 7.5 ग्राम परसेंट या ग्राम पर 100 ml, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, जो इसकी यूनिट है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन मेडअप ऑफ, प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कौन कौन से हैं, प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो कौन कौन से हैं, या प्लाज्मा जो है मेडअप ऑफ जो है काय का बना होता है, सीरम एल्ब्यूमिन। उसमें क्या होता है, सीरम एल्ब्यूमिन पहला प्रोटीन, दूसरा होता है सीरम ग्लोब्यूलिन दूसरा प्रोटीन, तीसरा होता है फाइब्रिनोजन, तीसरा होता है फाइब्रिनोजन। ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोटीन है, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में होता है प्रोथ्रोम्बिन एंड सीरोम्यूकॉइड, ठीक है। लेकिन जब भी हम प्लाज्मा और प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करेंगे तो उनमें आपको एग्जैक्टली तीन प्रोटीन आपको याद होना चाहिए, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, ठीक है ना। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन एंड सीरोम्यूकॉइड भी प्रेजेंट होता है। एग्जैक्टली हम जो बात करेंगे, जो सीरम एल्ब्यूमिन है वो कितना होता है,
4.7 टू 5.7 ग्राम परसेंट या ग्राम पर 100 ml। इसकी वैल्यू कितनी है? 4.7 टू 5.7, ये आपको याद होना चाहिए। 4.7 टू 5.7 ग्राम परसेंट या ग्राम पर 100 ml, ये आपको याद होना चाहिए। या हम बोल सकते हैं ग्राम पर DL भी होता है, और DL एग्जैक्टली क्या है? डेसीलीटर। DL का मतलब क्या होता है? डेसीलीटर। ये भी वैल्यू लिखी हुई तब भी आपको ये समझना है 4.7 टू 5.7 ग्राम परसेंट या ग्राम पर 100 ml या ग्राम पर DL, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ भी बिल्कुल वही चीज़ आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जो सीरम ग्लोब्यूलिन है वो 1.3 टू 2.5 ग्राम परसेंट ग्राम पर 100 ml या ग्राम पर DL, ग्राम पर DL, ये आप बोल सकते हैं 1.3 टू 2.5, 1.3 टू 2.5 आप ये बोल सकते हैं। अगला है फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन है ये होता है 0.2 से 0.4, 0.2 से 0.4, 0.2 से 0.4 ग्राम परसेंट या ग्राम पर 100 ml या ग्राम पर DL, आप बोल सकते हैं। 3 टाइप की यूनिट है, सबका मतलब एक ही है, लेकिन वैल्यू कितनी है? 0.2 से 0.4 होती है। तो ये तीनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, सीरम एल्ब्यूमिन की, सीरम ग्लोब्यूलिन का एंड फाइब्रिनोजन का। सीरम एल्ब्यूमिन 4.7 टू 5.7 ग्राम पर DL, 1.3 टू जो ग्लोब्यूलिन है 1.3 टू 2.5 ग्राम पर DL एंड फाइब्रिनोजन है 0.2 टू 0.4 ग्राम पर DL, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, जो सीरम एल्ब्यूमिन है एंड सीरम ग्लोब्यूलिन है, इनका जो रेशियो होता है वो 1.5 टू 1.5 रेशियो 1 होता है, ठीक है। ये ब्लड में हम क्या बात करेंगे, जो सीरम एल्ब्यूमिन है और सीरम ग्लोब्यूलिन का कितना रेशियो है, इसका रेशियो होता है 1.5 रेशियो 1.0 या 1.5 रेशियो 1 हम जैसे बोलेंगे, ये रेशियो होता है। और इस रेशियो को या दोनों के बीच में इस रेशियो को निकालने के लिए, इसे आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट टाइप की प्रोसेस होती हैं, और उसमें होती है इलेक्ट्रोफोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरोसिस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, जिसका यूज़ करके, इलेक्ट्रोफोरोसिस की प्रोसेस करके हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में कितना रेशियो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। और ये जो रेशियो होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल इंडिकेटर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल इंडिकेटर है। कब? लीवर डिजीज़ एंड किडनी डिजीज़। लीवर डिजीज़ और किडनी डिजीज़, यदि किसी को लीवर डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ जब किसी को होता है तो लीवर का डिस्फंक्शन हो जाता है, और लीवर का डिस्फंक्शन हो जाता है दैट मीन्स लीवर में एग्जैक्टली जो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजेंस होते हैं, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो एग्जैक्टली कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। यदि किसी को लीवर डिजीज़ हो जाएगा तो इनका जो फॉर्मेशन है, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन का जो फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, या उनके फॉर्मेशन में इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। जिस कारण से क्या होगा, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। तो वो हमें इंडिकेट करेगा लीवर डिजीज़ के लिए। और किडनी डिजीज़ का क्या मतलब है? किडनी डिजीज़ में कई बार क्या होता है, किडनी से एल्ब्यूमिन क्या होता है, यूरिन के साथ बाहर निकलने लगता है। नॉर्मली जो यूरिन होता है उसमें एल्ब्यूमिन कभी नहीं मिलता है। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग की यदि यूरिन को हम लोग देखेंगे तो उसकी यूरिन में कभी प्रोटीन मीन्स एल्ब्यूमिन कभी नहीं मिलेगा, वो नॉर्मल कंटेंट नहीं होता है। लेकिन ड्यू टू किडनी डिजीज़ किसी भी कारण से क्या होता है, उसमें से यदि प्रोटीन लूज़ होने लगता है, प्रोटीन रिलीज़ होने लगता है यूरिन में, तो उससे भी क्या होगा, बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? इम्बैलेंस होगा। तो उससे भी हमें मालूम चलेगा क्या? रेशियो में डिफरेंस हमको मालूम चलेगा। यदि एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन के रेशियो में हमें डिफरेंस मिलता है तो आपको लीवर डिजीज़ एंड किडनी डिजीज़ के बारे में सोचना चाहिए, जो हमें इंडिकेट करती है कि उस बॉडी में लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है या किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसे क्लियर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए फर्दर जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो हमें कराने होते हैं। लेकिन यदि हमें ये दोनों के रेशियो में, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन के रेशियो में हमको डिफरेंस मिलता है, वो हमें बताता है, इंडिकेट करता है लीवर डिजीज़ के बारे में एंड किडनी डिजीज़ के बारे में, ठीक। आगे देखते हैं,
एक वर्ड आता है सीरम। सीरम क्या होता है? हम इसको यहाँ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो प्लाज्मा से होता है। सीरम क्या है? सीरम इज फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर क्लॉटिंग। यदि ब्लड के क्लॉट होने के बाद, यदि आपने कभी देखा होगा, यदि कोई चोट लगती है और चोट लगने के बाद वहाँ पर क्या होता है, ब्लड रिलीज होता है, और जो ब्लड होता है वहाँ क्या हो जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन होता है उसके कुछ देर के बाद आप देखे होंगे एक ब्राउनिश जो है लिक्विड वहाँ पर हमें मिलता है। क्लॉट होने के बाद जो ब्राउनिश जो लिक्विड हमको मिलता है, ब्लड के क्लॉट होने के बाद वो जो लिक्विड होता है एग्जैक्टली वो क्या होता है, सीरम होता है। ठीक है, जैसे हमें चोट लगी, चोट लगने इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद वहाँ से क्या हुआ, ब्लड रिलीज हुआ, ब्लड रिलीज होगा तो वो जो ब्लड होता है वो क्या होगा, वहाँ पर क्लॉट होगा। क्लॉट क्यों होगा? क्योंकि वो प्लग फॉर्म करेगा, क्योंकि लॉस ऑफ ब्लड को रोकने के लिए हमारी बॉडी की एक डिफेंस प्रोसेस होती है। कौन सी वाली? क्लॉटिंग प्रोसेस होती है, जो वहाँ पर क्लॉटिंग प्लग फॉर्म करेगा। और जैसे क्लॉट होगा वहाँ ब्लड, और साथ में एक और लिक्विड डिस्चार्ज होता है, आपने कभी देखा हो स्लाइड ब्राउन कलर का, देखिए स्टिकी डिस्चार्ज, वो जो होता है वो क्या होता है, सीरम होता है। ठीक है ना, ब्लड के क्लॉट होने के बाद जो लिक्विड डिस्चार्ज हमें मिल रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, या फ्लूइड पार्ट होगा, वो क्या होगा, सीरम होगा। यदि डेफिनेशन आती है तो सीरम इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है आफ्टर क्लॉटिंग। ब्लड के क्लॉट होने के बाद जो फ्लूइड पार्ट होता है, फ्लूइड जो मटेरियल है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सीरम बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें सीरम में क्या कंटेंट होंगे, सीरम एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होगा एंड सीरम ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होगा। सीरम एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होगा, सीरम ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होगा, फाइब्रिनोजन एब्सेंट होगा। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न कि यहाँ फाइब्रिनोजन क्यों नहीं है? यदि हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में क्या है, एल्ब्यूमिन भी है, ग्लोब्यूलिन भी है एंड फाइब्रिनोजन भी है, तीनों प्रोटीन है। लेकिन हम सीरम की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ एल्ब्यूमिन है और उसमें सिर्फ क्या है, ग्लोब्यूलिन है। ठीक है ना, यदि हम प्लाज्मा की बात करें तो एल्ब्यूमिन भी है, ग्लोब्यूलिन भी है एंड फाइब्रिनोजन भी है। यदि हम सीरम की बात करेंगे तो उसमें एल्ब्यूमिन है और ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रिनोजन एब्सेंट है। सीरम में कभी फाइब्रिनोजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो फाइब्रिनोजन होता है वो यूज हो जाता है क्लॉटिंग मैकेनिज्म में। जो क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, जो क्लॉट बन रहा है, ठीक है ना, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्रोसेस हो रही है, उस ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल होता है वो कौन होता है, वन एंड ओनली फाइब्रिनोजन। तो जो फाइब्रिनोजन है वो क्या हो गया है, यूज हो गया है। हमने बोला क्लॉटिंग के बाद, मतलब क्लॉट हुआ मतलब फाइब्रिनोजन क्या हो गया, वहाँ पर यूज हो गया है। और उसके यूज होने के बाद जो लिक्विड मिल रहा है हम उसे क्या बोल रहे हैं, सीरम बोल रहे हैं, जिसमें सीरम एल्ब्यूमिन एंड सीरम ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होता है। तो वाइवा का क्वेश्चन हो सकता है या एग्जाम में डेफिनेशन आ सकती है प्लाज्मा की डेफिनेशन, तो आपको बताना पड़ेगा कंसिस्ट ऑफ एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है ना, नार्मा वैल्यू लिख दीजिए आप। यदि सीरम आ जाएगा तो सीरम क्या है, ये क्या है, ये भी क्या है, सीरम यह फ्लूइड पार्ट है किसका, ब्लड का, आफ्टर क्लॉटिंग। क्लॉट होने के बाद जो लिक्विड पार्ट मिल रहा है, क्लॉट होने के बाद ब्लड के क्लॉट होने में जो लिक्विड पार्ट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सीरम। ठीक है ना, और सीरम में कभी भी फाइब्रिनोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो यूज हो चुका है क्लॉटिंग मैकेनिज्म में। ठीक, तो ये डिफरेंस है किसमें, प्लाज्मा में एंड सीरम में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, और जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन है उनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है वो आपको टिप ऑफ टंग होनी चाहिए। एंड जो डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन है जिससे प्लाज्मा बना है, और प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं, उनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक, और उनमें जो एल्ब्यूमिन जो ग्लोब्यूलिन में जो रेशियो है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी इसकी नॉर्मल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये स्पेसिफिक क्लिनिकल दो कंडीशन है, लीवर डिजीज़ एंड किडनी डिजीज़ के बारे में हमें बताता है, इंडिकेट करता है। ठीक, आगे देखेंगे, सबसे पहला जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन जो है, जो प्लाज्मा जो है उसका जो सबसे पहला, प्लाज्मा का बना है, प्लाज्मा प्रोटीन का बना है। प्लाज्मा प्रोटीन में जो पहला प्रोटीन है इसका नाम क्या है सॉरी एल्ब्यूमिन। क्या नाम है उसका, एल्ब्यूमिन। और जो एल्ब्यूमिन है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 4.7 to 5.7 ग्राम % या ग्राम पर DL। 4.7
टू 5.7 ग्राम परसेंट या ग्राम पर DL, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है जो आपको याद होनी चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और सीरम में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे मेजर पार्ट ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्लाज्मा प्रोटीन में 3 प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, जो 3 प्रोटीन हैं, इन तीनों में सबसे लार्ज अमाउंट में या मेजर जो पार्ट होता है उसका, वो कौन होता है, एल्ब्यूमिन होता है। वो कौन जो पार्ट होता है उसका, वो कौन होता है, एल्ब्यूमिन होता है। वो कौन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है ना। सॉल्युबल इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो लेंगे उसमें क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 69,000। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब का, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 69,000 होता है, ठीक है ना। रिसेंट स्टडी से मालूम चला है कि सीरम एल्ब्यूमिन क्या है, आर नॉट अ सिंगल प्योर। ये सिंगल प्योर एल्ब्यूमिन नहीं है, सिंगल नहीं होता है, ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सेवरल एल्ब्यूमिन, बहुत सारे एल्ब्यूमिन्स का मिक्सचर होता है। सिंगल एल्ब्यूमिन नहीं है, उसमें बहुत सारे एल्ब्यूमिन है जिसका ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। आगे बात करेंगे प्रेसिपिटेट बाय फुल सैचुरेशन विद द अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना। यदि हम अमोनियम सल्फेट का फुल सैचुरेशन करेंगे एल्ब्यूमिन के साथ, उसमें हमें क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट। यदि मुझे एल्ब्यूमिन का प्रेसिपिटेट लेना है तो कैसे करेंगे, मुझे उसे कैसे लेना होगा मुझे, तो बाय फुल सैचुरेशन विद द अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के साथ उसका फुल सैचुरेशन अमोनियम सल्फेट कर लेंगे और उसके साथ मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्ब्यूमिन का प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है ना। आगे बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। इसका जो पीएच होता है 4.7 होता है। कितना होता है, 4.7 होता है इसका क्या, इलेक्ट्रिक पीएच। ऐसे याद कर सकते हैं, 4.7 इसका पीएच है। नॉर्मल वैल्यू भी कितनी है, 4.7 टू 5.7 की है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे ये जो मॉलिक्यूल होता है, कौन सा, एल्ब्यूमिन जो मॉलिक्यूल होता है, ये जो एल्ब्यूमिन मॉलिक्यूल, इसका जो शेप होता है कैसा होता है, एलिप्सॉइड। कैसा होता है, एलिप्सॉइड। कैसा होता है इसका मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, एलिप्सॉइड मॉलिक्यूल होता है। ये गवर्नमेंट जॉब क्वेश्चन है। मेड अप ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। मोस्ट टाइम पे ये भी आपका होना चाहिए। ये जो एल्ब्यूमिन क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन काय के बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने होते हैं। और उसमें सिर्फ कौन सी पेप्टाइड चेन्स होती है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। कितनी होती है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें होती है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे स्मॉलर, मोर देन, कॉम्पैक्ट देन अदर प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो अदर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इनके तुलना में क्या होता है, स्मॉलर होता है एंड कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। स्मॉलर होता है एंड कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। इसके अलावा क्या है, ये हीट कोएगुलेबल होता है। हीट कोएगुलेबल होता है, ठीक है ना। हीट कोएगुलेबल होता है या हीट के कारण क्या हो सकता है, कोएगुलेट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एल्ब्यूमिन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एल्ब्यूमिन की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो एग्जाम में आती है, ठीक है ना। तो पहले तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है ना। उसके बाद ये इनका जो रेशियो है ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद सीरम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। कुछ सीरम का कोई एक्सप्लेन करना का, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड एल्ब्यूमिन खुद अपने आप में एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन करना सकता है कि एल्ब्यूमिन के बारे में। तो ये पूरे पॉइंट्स आपको क्या होंगे, एल्ब्यूमिन में लिखने होंगे। और ये अपने आप में गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत सारे बनते हैं और ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि क्लिनिक में भी हमें जिसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं उसकी एग्जैक्टली नॉलेज होनी चाहिए, ठीक। प्रोटीन में हम लोग आगे देखेंगे, एग्जैक्टली हम लोग देख रहे हैं एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन आगे देखते हैं। जो एल्ब्यूमिन है मैंने आपको बताया था सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। तो जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसमें एग्जैक्टली कितने अमीनो एसिड्स होते हैं,
585 एमिनो एसिड्स होते हैं उस पॉलीपेप्टाइड चेन में, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में, और उसमें जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो हम एक एल्ब्यूमिन को लेंगे और उस एल्ब्यूमिन की स्टडी करेंगे तो उसमें देखते हैं कि वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। वो एग्जैक्टली उसमें कितने एमिनो एसिड्स होते हैं, 585 एमिनो एसिड्स होते हैं। एंड उसमें जो बॉन्ड होते हैं एमिनो एसिड्स को बाइंड करने वाला वो कितने होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड वो कितने होते हैं, 17 मीन 17 होते हैं। आगे देखते हैं सिंथेसिस। जो एल्ब्यूमिन है वो एग्जैक्टली कहाँ फॉर्म होता है। एल्ब्यूमिन का जो मेन सोर्स होता है वो होता है लीवर। सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो फॉर्मेशन का है, सिंथेसिस का है, वो वन एंड ओनली कौन सा है, लीवर। जो हमारा लीवर होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है, सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन करता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्ब्यूमिन करता है, इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखेंगे 12 ग्राम 12 ग्राम पर डे प्रोड्यूस करता है, 12 ग्राम पर डे प्रोड्यूस करता है। 12 ग्राम जो है वो रेगुलरली क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। 24 घंटे में कितना फॉर्म करता है, 12 ग्राम्स प्रोड्यूस करता है। कौन, लीवर। इसकी हाफ लाइफ जो होती है 20 डेज़ की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 20 डेज़ होती है। 20 डेज़ के बाद ये क्या हो जाती है, इसकी लाइफ एंड हो जाती है। ये हम बोल सकते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाता है या डाइजेस्ट हो जाता है या फंक्शन करने लायक उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो एग्जैक्टली जो है जिस दिन एल्ब्यूमिन फॉर्म होगा लीवर से, वहाँ से 20 डेज़ तक प्रॉपर वर्क करेगा। तो इसकी हाफ लाइफ जो होगी, जो इसकी जो लाइफ होती है, एग्जैक्टली हम उसे क्या वर्ड बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं, वो होता है 20 डेज़। जैसे आरबीसी जो होती है उसकी लाइफ कितनी होती है, 120 डेज़। वैसे ही जो एल्ब्यूमिन होता है उसका जो हाफ लाइफ होती है या हमारी बॉडी में उसकी फंक्शनिंग जो एक्टिविटी होती है वो कितने दिन की होती है, फॉर्मेशन के बाद 20 डेज़ की होती है। आगे देखेंगे 25% ऑफ टोटल हेप्टिक प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, 25%। जो लीवर के अंदर जो 25 जो प्रोटीन जो लीवर में 100% प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, उस 100% में जो 25% होता है वो क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, 25% ऑफ टोटल हेप्टिक प्रोटीन सिंथेसिस। जो लीवर का जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो फंक्शन है और वो 100% जो प्रोटीन फॉर्म कर रहा है उसमें से 25% क्या है, वन एंड ओनली एल्ब्यूमिन होता है। आगे देखेंगे ड्यू टू दिस रीजन एल्ब्यूमिन यूज टू मेजर फंक्शन ऑफ लीवर। हमने क्या बोला कि भाई एक क्वेश्चन हो सकता है कि लीवर फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के, लीवर फंक्शन को रीड करने के लिए हम एल्ब्यूमिन टेस्ट करवाते हैं। या एल्ब्यूमिन टेस्ट ही क्यों करवाते हैं, क्योंकि ये 25% जो होता है, जो लीवर है, जो दिन भर में जो प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, उसका जो 25% क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है। इसलिए एल्ब्यूमिन क्या है, एक अच्छा मेज़र है या अच्छा इंडिकेटर है जिसके ऑन द बेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन हम क्या कर सकते हैं, लीवर के जो फंक्शन है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार की कोई डिजीज़ तो नहीं है, उसे डायग्नोस करने में, उसके फंक्शन को रीड करने में हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्ब्यूमिन का उपयोग कर सकते हैं। तो एल्ब्यूमिन जो है वो लीवर से बनता है, 12 ग्राम्स पर डे बनता है। 20 डेज़ क्या होती है, इसकी हाफ लाइफ होती है। 25% होता है टोटल एल्ब्यूमिन, टोटल प्रोटीन का, लीवर से जितना भी प्रोटीन फॉर्म हो रहा है उसमें 25% होता है। एंड एल्ब्यूमिन जो है एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है या प्रोटीन होता है जिससे हम लीवर के फंक्शन को रीड कर सकते हैं। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन। सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन हमने देखा, फिर देखेंगे फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन। फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन क्या है, इसका जो फंक्शन है, पहला फंक्शन है ऑनकोटिक फंक्शन। पहला कौन सा फंक्शन है, ऑनकोटिक फंक्शन है। दूसरा कौन सा फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट फंक्शन है। दूसरा क्या है आपका, ट्रांसपोर्ट फंक्शन है। तीसरा क्या है आपका, न्यूट्रिटिव फंक्शन है, ठीक है। और फोर्थ है बफरिंग फंक्शन, बफरिंग फंक्शन।
तो एल्ब्यूमिन जो है जो एल्ब्यूमिन है हमारी बॉडी में होता है। बॉडी में एग्जैक्टली कहाँ पर होता है? ब्लड में। हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड के पाइप्स हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जितने भी हमारे ब्लड की ट्यूब्स हैं पूरी बॉडी में, उसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और उसके अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। और ब्लड में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा का बना होता है प्लाज्मा प्रोटीन का, और उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है एल्ब्यूमिन। तो ये जो एल्ब्यूमिन है हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, तो ये एल्ब्यूमिन ब्लड में प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ फंक्शन तो करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन कौन से फंक्शन करता है? वो पहला करता है ऑस्मोटिक फंक्शन करता है, दूसरा करता है ट्रांसपोर्ट फंक्शन करता है, तीसरा करता है न्यूट्रिटिव फंक्शन करता है, एंड फोर्थ करता है कौन सा? बफरिंग फंक्शन करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 फंक्शन करता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ऑनकोटिक जो ऑस्मोटिक फंक्शन है उसको थोड़ा रुक के देखते हैं। पहला हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट फंक्शन। ये ट्रांसपोर्ट फंक्शन क्या होता है? एल्ब्यूमिन हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट फ्री फैटी एसिड्स। जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, जो फ्री फैटी एसिड FFA फ्री फैटी एसिड्स जो होते हैं, उन फ्री फैटी एसिड्स को टारगेट ऑर्गन में, जहाँ पर फ्री फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, वहाँ पर पहुँचाने के लिए, उन्हें वहाँ तक ले जाने के लिए ये जो एल्ब्यूमिन है वो क्या करता है? फ्री फैटी एसिड से बाइंड हो जाता है और उसको लेकर टारगेट प्रोटीन तक, क्या टारगेट ऑर्गन तक, टारगेट सेल तक, टारगेट पार्ट तक क्या करता है? उसे छोड़ देता है। तो पहला ट्रांसपोर्ट करता है किसका? फ्री फैटी एसिड्स का। सेकंड है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन भी एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है। ये जो बिलीरुबिन होता है हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। इसका यदि क्वांटिटी बढ़ जाए तो जॉइंटिस कॉज हो सकता है, कम हो जाए और इसके अलावा क्या होता है? इस बिलीरुबिन को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराने के लिए, यूरिन से, स्टूल से, ठीक है ना, इन सबको करने के लिए इस बिलीरुबिन को क्या करना होगा? किडनी तक ले जाना होगा। यदि किडनी से मुझे इसे एक्सक्रीट आउट करवाना है तो इसे क्या करना होगा? मुझे किडनी तक ले जाना होगा। लेकिन इसे किडनी तक पहुंचाने के लिए या टारगेट पार्ट तक पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एल्ब्यूमिन रिस्पॉन्सिबल है। तो बिलीरुबिन को भी एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसे बॉडी के टारगेट ऑर्गन तक पहुँचाने के लिए ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एल्ब्यूमिन रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम देखेंगे कि कभी आगे भी देखेंगे कि बिलीरुबिन जो है वो कैसे काम करता है, बिलीरुबिन को कैसे एल्ब्यूमिन मूव करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है, आगे हम कभी देखेंगे। एग्जैक्टली हम जब ब्लड में हीमोग्लोबिन देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा उसमें कि ये बिलीरुबिन का फंक्शन कैसे होता है। आगे देखेंगे स्टेरॉयडल हार्मोन। जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में, उन्हें टारगेट ऑर्गन तक, टारगेट सेल तक, टारगेट पार्ट तक पहुंचाने के लिए एल्ब्यूमिन क्या करता है? उस हार्मोन से बाइंड होता है और उसको वहाँ तक क्या होता है? छोड़ के आता है। एंड कैल्शियम एंड कॉपर कैल्शियम को भी क्या करता है? ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। एंड कॉपर भी एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जिसका उपयोग होता है। और कॉपर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो एग्जैक्टली एल्ब्यूमिन है वो कौन सा एल्ब्यूमिन है? सेरुलोप्लाज्मिन। कौन सा है वो प्रोटीन? सेरुलोप्लाज्मिन। हम जो कॉपर की बात करें उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो प्रोटीन की बात कर रहा हूँ वो कौन सा है? सेरुलोप्लाज्मिन। कौन सा है? सेरुलोप्लाज्मिन। तो ये ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करता है फ्री फैटी एसिड को, बिलीरुबिन को, स्टेरॉयडल हार्मोन्स को, कैल्शियम को एंड कॉपर को। इन सबको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, टारगेट पार्ट पे जो है इसकी इंपॉर्टेंस है वहाँ तक पहुँचाने के लिए काम करता है। आगे हम देखेंगे न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव फंक्शन क्या होता है? एल्ब्यूमिन सोर्स ऑफ एमिनो एसिड। एल्ब्यूमिन क्या है? सोर्स ऑफ एमिनो एसिड है फॉर टिश्यू प्रोटीन सिंथेसिस। सभी को पता है जो एल्ब्यूमिन है प्रोटीन है। प्रोटीन जो है काय का बना है? सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है। इसमें मतलब कितने हैं? एमिनो एसिड्स हैं इसमें 585 एमिनो एसिड्स हैं। बहुत सारे एमिनो एसिड्स हैं इसमें, 585 एमिनो एसिड्स हैं। मतलब ये अच्छा सोर्स बन सकता है किसके लिए? एमिनो एसिड्स के लिए। यदि बॉडी में कभी टिश्यू को प्रोटीन सिंथेसिस करना है, कोई सेल को, टिश्यू को प्रोटीन सिंथेसिस करना है, टिश्यू काय का बना है? जो टिश्यू है काय का बना है? सेल का बना है। सेल जो है काय की बनी है? प्रोटीन की बनी है। तो यदि आपको पता होगा कि जो सेल है वो काय की बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो उस सेल को, उस टिश्यू को फॉर्म करना है तो मुझे क्या चाहिए? वहाँ पर प्रोटीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल में एमिनो एसिड्स चाहिए। और वो एमिनो एसिड्स जो है मुझे कहाँ से मिल सकते हैं?
एल्ब्यूमिन से मिल सकते हैं, क्योंकि एल्ब्यूमिन के पास भी क्या होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, 585 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो कभी कभी ये प्रोटीन फॉर टिश्यू प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी सोर्स के रूप में, एमिनो एसिड के सोर्स के रूप में उपयोग होते हैं। ठीक ये नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम लोग, बफरिंग फंक्शन। बफरिंग फंक्शन क्या होता है? बफरिंग फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ये एग्जैक्टली पीएच को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या करता है? हमारी बॉडी का जो ब्लड है, उस ब्लड के जो पीएच है, उस पीएच को मेंटेन करने में बफर जो होता है, एक्चुअली में हमारी बॉडी में जो वो बफर है वो दो तरीके से होते हैं। जो हमारी बॉडी में बफर कैसा होता है एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा जो पीएच होता है, ठीक है, वो दो टाइप का होता है। एक होता है एसिडिक पीएच और एक होता है एल्कलाइन पीएच। एसिडिक पीएच होता है और एल्कलाइन पीएच होता है, ठीक है ना। यदि ये पीएच जो है एसिडिक और एल्कलाइन दो टाइप का होता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कोई पार्ट है उसका पीएच एसिडिक है लेकिन वो एल्कलाइन में कन्वर्ट हो रहा है। मान लेते हैं बॉडी का कोई पार्ट है, ठीक है, या बॉडी का जो कोई पार्ट है वो कैसा हो रहा है, एल्कलाइन, वो एसिडिक है, उसका पीएच नॉर्मल पीएच कितना है, एसिडिक है, लेकिन किसी कारण से उसका पीएच कैसा हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। तो उस एसिडिक पीएच का एल्कलाइन में कन्वर्ट हो रहा है। एसिडिक पीएच नॉर्मल है, काय में कन्वर्ट हो रहा है, वो एल्कलाइन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो एबनॉर्मल कंडीशन में जा रहा है। तो इस कंडीशन में उस एसिडिक का एल्कलाइन में जा रहा है, वो एल्कलाइन से फिर एसिडिक में आ जाए, या उस एसिडिक को एल्कलाइन में जाने से रोकेगा, वो कौन रोकेगा, बफर सिस्टम से रोकेगा। बफरिंग फंक्शन करने वाला जो पार्ट होगा या मॉलिक्यूल्स होंगे वो उससे रोकेंगे। तो एग्जैक्टली उस एरिया के पीएच को मेंटेन करने के लिए, उस पीएच को मेंटेन करने के लिए, एग्जैक्ट कांस्टेंट पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में, ब्लड में स्पेसिफिक बफरिंग सिस्टम होते हैं। और उस बफरिंग सिस्टम में से एक जो पार्ट है वो कौन है, एल्ब्यूमिन भी है, जो थोड़ी स्मॉल फंक्शन करता है किसका, बफरिंग का, लेकिन करता है। तो बफरिंग फंक्शन क्या है आपको बताया है, इसके बारे में डिटेल हम अभी आगे और देखेंगे। तो एग्जैक्टली जो एल्ब्यूमिन है वो ट्रांसपोर्ट फंक्शन कर रहा है, न्यूट्रिटिव फंक्शन कर रहा है एंड बफरिंग फंक्शन कर रहा है। दैट मीन्स क्या कर रहा है, वो नॉर्मल पीएच को मेंटेन कर रहा है। यदि कोई एसिडिक से एल्कलाइन में जा रहा है तो फिर से उसको एसिडिक में कन्वर्ट कर दे रहा है ताकि कांस्टेंट बना रहे, या कोई एल्कलाइन से एसिडिक में जा रहा है तो उस एसिडिक से फिर उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो उसका जो पीएच है नॉर्मल बना रहे, ताकि वहाँ की जो फंक्शनिंग है उस सेल की वो नॉर्मल बनी रहे। तो एल्ब्यूमिन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, वन एंड ओनली जो फंक्शन है एल्ब्यूमिन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यदि हम बोलेंगे एल्ब्यूमिन ब्लड में है तो सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है, यदि एक बार में बोलेंगे, ऑस्मोटिक फंक्शन। ये ऑस्मोटिक फंक्शन जो है ये इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है एल्ब्यूमिन, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक ठीक, तो हम लोग देखने जा रहे हैं एल्ब्यूमिन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन, या एग्जैक्टली आप बोल सकते हैं एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी के ब्लड में है। प्लाज्मा प्रोटीन में जो एल्ब्यूमिन है हमारे ब्लड में है, वो सिर्फ वन एंड ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो करता है ऑस्मोटिक फंक्शन। या ऑस्मोटिक फंक्शन को करने के लिए गॉड ने हमें क्या दिया है, एल्ब्यूमिन दिया है। यदि एल्ब्यूमिन नहीं होगा तो बहुत सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये मान लीजिए हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स है, ये हमारी बॉडी में मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना। यह ऐसा ना करके ये मान लीजिए हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स है। सभी को पता है ब्लड वेसल्स के अंदर कौन सी लेयर होती है, एंडोथीलियल लेयर होती है। ब्लड वेसल्स के इंटरनल साइड जो लेयर होती है वो एंडोथीलियल लेयर होती है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड वेसल्स का जो एक पार्ट होता है वो आर्टीरियल एंड होता है और एक होता है वीनस एंड होता है। वो आर्टीरियल एंड होता है और एक होता है वीनस एंड होता है, ठीक है ना।
एक एंड जो होगा वो कैसा होगा, आर्टीरियल एंड होगा, और एक कौन सा एंड होगा, वीनस एंड होगा। सभी को पता होता है हमारी बॉडी में जो हार्ट है हमारी बॉडी में यदि आपने एनाटॉमी में देखा होगा तो वो एकदम एग्जैक्टली क्लासीफाई किया गया है। तो उसमें एक एंड कैसा होता है, आर्टीरियल एंड होता है, और एक कैसा होता है, वीनस एंड होता है। जो आर्टीरियल एंड होता है वहाँ पर जो ब्लड है डायरेक्ट जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, हमारा हार्ट जब क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, तो वो कहाँ जाएगा, आर्टरी में जाएगा। और आर्टरी में जो ब्लड होता है वो कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये ब्लड है, ये एक एंड आर्टीरियल एंड है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है ना। तो आर्टीरियल एंड में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, और दूसरा वो डायरेक्टली कहाँ से आता है, हार्ट से आता है, ठीक है ना। वो ऐसा मूव करेगा आगे की ओर जाकर, और इसमें से ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी, बॉडी के डिफरेंट सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब करते जाएगी, या वो जो सेल है वो ऑक्सीजन को लेते जाएगी, और आगे जाकर फाइनली जो ब्लड है कायमिक कन्वर्ट हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसे जहाँ पर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहाँ पर वो एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वीनस एंड बोलते हैं, या वो वेन वाला पार्ट बोलते हैं। तो वेन में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी वाले पार्ट में कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी वाले पार्ट में जो ब्लड कहाँ से आ रहा है, डायरेक्ट हार्ट जब क्या करेगा, ब्लड पंप करता है तो उसमें ऑक्सीजन आता है, और वो ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा, पाइप के द्वारा क्या होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है, और वो उस ब्लड में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसको सेल ले लेती है, और उसके बाद ऑक्सीजन फ्री, ऑक्सीजन ना वाली जो आरबीसी हैं वो आगे की ओर मूव करती हैं, और फाइनली क्या पहुंच जाती हैं, जहां पर भी हमको क्या मिलती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, या जहां पर भी हमें ऑक्सीजन से फ्री या उसमें ऑक्सीजन ना हो वैसी आरबीसी मिलेंगी, वो पार्ट क्या कहलाएगा, आपका वीनस पार्ट कहलाएगा। तो दो एंड होते हैं, एक आर्टीरियल एंड होता है, एक वीनस एंड होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे हम देखते हैं इस ब्लड के अंदर एग्जैक्टली दो टाइप के प्रेशर होते हैं। पहला होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसे हम बोलते हैं एचपी, और दूसरा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इसे हम बोलते हैं ओपी। तो कभी भी आपको याद रखना है हमारी बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं, अभी भी मेरी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें जो है दो टाइप का प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, या दो टाइप का प्रेशर उसमें होता है। एक होता है कौन सा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और एक होता है ऑनकोटिक प्रेशर। ह्यूमन बॉडी के ब्लड वेसल्स में दो टाइप के प्रेशर्स होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। दो टाइप के प्रेशर होते हैं। और ये जो प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये इसका फंक्शन क्या होता है, आउटवर्ड, ये कैसा फोर्स करता है, आउटवर्ड फोर्स देता है। इसका क्या है, आउटवर्ड मूवमेंट है, आउटवर्ड मूवमेंट है। आउटवर्ड कैसे है, ये जो ब्लड वेसल्स है ये बाहर की ओर प्रेशर प्रोड्यूस करता है, आउटवर्ड मूवमेंट है, और इसका मूवमेंट होता है इनवर्ड, इनवर्ड फोर्स है, इनवर्ड मूवमेंट बोलेंगे। हमने क्या बोले, हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें दो टाइप का प्रेशर है, एक होता है एचपी मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और एक होता है ओपी, ठीक है ना। जो एचपी है हम उसे बोल सकते हैं आउटवर्ड फोर्स या आउटवर्ड मूवमेंट, बाहर की ओर पंप करने वाला, बाहर की ओर जाने वाला जो प्रेशर है हम उसे बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो अंदर की ओर। ये आउटवर्ड इनवर्ड वाला कैसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, इसको बताता हूँ मैं भी आपको आगे। तो दो प्रेशर हो गए आपके, हाइड्रोस्टैटिक और ऑनकोटिक। जब भी हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करेंगे मतलब वो आउटवर्ड फोर्स कहलाएगा, और जब भी हम ऑनकोटिक की बात करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका इनवर्ड फोर्स कहलाएगा। जो आउटवर्ड फोर्स है या एचपी है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, हार्ट के द्वारा। जब भी हार्ट ब्लड को पंप करेगा, जब भी हार्ट ब्लड पंप करता है, और वो कहाँ पर जाता है, हमारे आर्च ऑफ अरोटा में जाता है। जैसे ही हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हार्ट ब्लड को पंप करेगा, ब्लड को पंप करने के बाद जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, जो प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है वही क्या कहला रहा है, एग्जैक्ट वो जो प्रेशर है, ये जो हार्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है जो ब्लड को पंप कर रहा है, और पंप करने से जो प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रेशर क्या कहलाएगा, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाएगा, एचपी कहलाएगा। एंड जो ओपी है ये जो है ये प्रोड्यूस होता है किससे, एल्ब्यूमिन से। किससे प्रोड्यूस होता है, एल्ब्यूमिन से। तो आपको तीन कॉन्सेप्ट याद होना है। ब्लड वेसल्स के अंदर दो टाइप के फोर्स हैं, प्रेशर हैं,
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एचपी प्रेशर एंड ओपी। जो एचपी है वो आउटवर्ड फोर्स है, और जो कैसे बनता है, जब हमारा हार्ट जो ब्लड को पंप करता है उससे प्रोड्यूस होने वाला जो फोर्स होता है वो एचपी कहलाता है। जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो कैसा होता है, इनवर्ड होता है, अंदर की ओर होता है, और जो प्रोड्यूस होता है वन एंड ओनली एल्ब्यूमिन के कारण, जो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस ऑनकोटिक प्रेशर को प्रोड्यूस करने वाला जो मटेरियल उसका नाम क्या है, एल्ब्यूमिन है। तो ये आपको समझ में आ गया। एचपी आउटवर्ड हार्ट से प्रोड्यूस होने वाला प्रेशर, ओपी इनवर्ड मूवमेंट, और जो एल्ब्यूमिन से बनता है, ये हमें मालूम चल गया। ठीक, ये हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक, तो ये हमने देखा कि बॉडी में एक एंड होता है आर्टेरियल एंड होता है, एक होता है वीनस एंड होता है, और उसमें दो टाइप के प्रेशर्स होते हैं। ठीक, ये हमने देखा। ये आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि ब्लड वेसल्स में क्या है, दो प्रेशर हैं, एचपी है, ओपी है। तो आर्टेरियल एंड में भी एचपी ओपी होगा, और वीनस एंड में भी क्या होगा, एचपी ओपी होगा। दोनों एंड में क्या होंगे, यदि आप आर्टेरियल एंड की बात करेंगे, आर्टेरियल साइड में देखेंगे वहाँ भी दो प्रेशर होंगे, एचपी होगा एंड ओपी होगा। और वीनस एंड में जाएंगे तो वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एचपी और ओपी मिलेगा हमको। तो जो एचपी है आर्टेरियल एंड में वो कैसा होता है, 32 mmHg। कितना होता है, 32 mmHg होता है। और जो ओपी होता है वो 25 mmHg होता है। वो कितना होता है आर्टेरियल एंड में, 25 mmHg होता है। लेकिन यदि हम वीनस एंड की बात करेंगे तो ये होता है 12 mmHg होता है एचपी आपका, एंड ओपी जो होता है वो क्या होता है, 25 mmHg होता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यदि हम आर्टेरियल एंड की बात करेंगे वहाँ पर भी एचपी ओपी है, वीनस एंड की बात करेंगे वहाँ भी एचपी ओपी है, लेकिन जो आर्टेरियल एंड पे जो एचपी है वो कितना है, 32 mmHg है, और वीनस एंड में कितना है, ये 12 mmHg। व्हाट इज़ द रीजन, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर ये जो आर्टेरियल एंड है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टिविटी में होता है, किसके कांटेक्ट में होता है, हार्ट। जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा, जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है वहाँ का एचपी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। जब वो ब्लड सर्कुलेट होते हुए आर्टरी से होते हुए वो कहाँ पहुँचेगा, वेनस एंड में पहुँचेगा, तो जो उसका प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो इसलिए इसका एचपी जो है वीनस एंड पे कैसा होगा, कम हो जाएगा। ये मान लीजिए कोई मोटर है, और मोटर में ये पाइप लगा हुआ है, पाइप ऐसा लगा हुआ है, और इस मोटर ने क्या किया, वाटर को पंप किया। तो प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा या यहाँ पे ज़्यादा होगा, प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा, प्रेशर यहाँ पर कम होगा, आपको पता होना चाहिए। तो जो पार्ट मोटर के पास जुड़ा होगा, जो वाटर पंप करने वाली जो मोटर है उसके पास यदि कोई पाइप जुड़ा है वहाँ पर, तो वहाँ पर ऑलवेज टाइम कैसा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ब्लड ये वाटर पंप कर रही है, और जहाँ पर वो दूर जाके देखेंगे, जहाँ पर वो वाटर दूर वाले पार्ट में देखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर कम होगा। एज कंपेयर करेंगे दोनों में, यहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा, यहाँ प्रेशर कम होगा। वैसे ही हमारा जो हार्ट है वो भी एक मोटर लाइक फंक्शन करता है, और जो हमारे वाटर को ना करके ब्लड को पंप करता है, तो उसके लिए आर्टेरियल एंड में जब प्रेशर कैसा होगा, वहाँ ज़्यादा होगा, इसलिए एचपी ज़्यादा है, और वीनस एंड में कैसा होगा, एचपी कम होगा। तो आर्टेरियल एंड में एचपी ज़्यादा होगा, और वीनस एंड में एचपी कैसा होगा, कम होगा। ठीक है ना। तो एचपी कौन सा प्रेशर है, आउटवर्ड फोर्स है। कौन सा फोर्स है, आउटवर्ड फोर्स है। मतलब ये बाहर की ओर क्या करेगा, बाहर की ओर क्या करेगा, आउटवर्ड फोर्स है तो बाहर की ओर मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बाहर की ओर मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, बाहर की ओर फोर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। आउटवर्ड मूवमेंट का मतलब ये है कि क्या करेगा, ये इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो वाटर कंटेंट है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्या है, वाटर कंटेंट है, उन वाटर कंटेंट्स क्या करेगा, ये आउटवर्ड मतलब इस ब्लड वेसल्स से बाहर की ओर पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन से एंड में, आर्टेरियल एंड में भी। ठीक है ना, कौन से एंड में, आर्टेरियल एंड में। तो अभी हम देख रहे हैं ये जो एचपी है, ये एचपी क्या है, आउटवर्ड, एचपी क्या है, आउटवर्ड फोर्स है। तो ये क्या करेगा एग्जैक्टली, ब्लड वेसल्स में जो वाटर कंटेंट है उन्हें बाहर की ओर पंप करने में, बाहर की ओर
पंप करने के लिए, फेंकने के लिए क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। आउटवर्ड मूवमेंट का ये मतलब होता है। आउटवर्ड फोर्स वो होता है जो ब्लड वेसल्स के अंदर के जो वाटर कंटेंट हैं उनको ब्लड वेसल्स की वॉल से बाहर की ओर पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या कहलाएगा, एचपी या आउटवर्ड फोर्स कहलाएगा, ठीक है ना। जो आर्टियल एंड में 32 mmHg और वेनस एंड में कितना है, 12 mmHg है। आगे बात करेंगे ओपी। ओपी आर्टरी एंड में भी 25 है और वीनस एंड में भी कैसा है, 25 है। आपको हमेशा याद रखना है जो ओपी होगा, मतलब जो ऑनकोटिक प्रेशर होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, वो एग्जैक्टली पूरी बॉडी के किसी भी पार्ट में, बॉडी के किसी भी पार्ट में आप जाएंगे वो हमेशा कैसा होता है, एक जैसा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के एवरी टिश्यू, एवरी ब्लड वेसल्स में प्रोटीन जो होता है, एल्ब्यूमिन जो होता है वो एक जैसा होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे एक्सट्रीमिटीज़ में एल्ब्यूमिन कम हो गया, ये राइट वाले में ज़्यादा हो गया, अपर पार्ट में ज़्यादा हो गया, लोअर पार्ट में कम हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। बॉडी के पूरे ब्लड वेसल्स में जो अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उस ब्लड में जो एल्ब्यूमिन है ऑलवेज टाइम एक से क्वांटिटी का होता है। तो हमें पता है कि ओपी को फॉर्म करने वाला कौन है, एल्ब्यूमिन है। और पूरी बॉडी के सर्कुलेशन में एल्ब्यूमिन कैसा होता है, एक जैसा होता है। इसलिए आर्टीरियल एंड में भी ओपी 25 mmHg है और वीनस एंड में भी क्या है, जो आपका ओपी एक जैसा है, मतलब 25 mmHg। मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में जाएंगे, चाहे आर्टरी एंड में जाएं चाहे वीनस एंड में जाएं, वो क्या होता है, 25 mmHg होता है, ठीक। तो लेकिन ये तो आपका जो ओपी है इसका फंक्शन क्या है, इनवर्ड मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है इसका, इनवर्ड, अंदर की ओर खींचने वाला मूवमेंट होता है, अंदर की ओर लेने वाला मूवमेंट होता है। और एचपी का कैसा होता है, आउटवर्ड मूवमेंट, मतलब बाहर की ओर पंप करने वाला फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो जब आर्टीरियल एंड से ब्लड इधर ब्लड वेसल्स में जब सर्कुलेट होगा, तो जब आर्टीरियल एंड से ब्लड जब अंदर की ओर आएगा, या जैसे ही हार्ट क्या करेगा, आर्टीरियल एंड में, आर्टीरियल वेसल्स में ब्लड सप्लाई करेगा या ब्लड को पंप करेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, एचपी ज़्यादा होगा एंड ओपी कम होगा। ये 32 mmHg है और 25 mmHg है। तो आर्टीरियल एंड में क्या होगा, एचपी ज़्यादा है, ओपी कम है। इसका मतलब है यहाँ पर आउटवर्ड मूवमेंट, बाहर की ओर पंप करने वाला मूवमेंट कैसा है, ज़्यादा है। तो जिस कारण से क्या होगा, इस जो ब्लड में जो वाटर कंटेंट है वो इस ब्लड वेसल्स वॉल को क्रॉस करके यहाँ जो टिश्यू है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यू बोलते हैं, उस टिश्यू में आ जाएगा। यहाँ पर टिश्यूज़ में क्या आ जाएगा, वो कौन सा आ जाएगा, वाटर कंटेंट आ जाएगा जो ब्लड में प्रेजेंट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आर्टीरियल एंड में जैसे ही हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ब्लड कहाँ पर, आर्टीरियल एंड में आएगा, आर्टीरियल जो ब्लड वेसल्स है उसमें आएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, एचपी ज़्यादा होगा और ओपी कैसा है, कम है, क्योंकि एचपी क्या 32 mmHg, ओपी क्या है 25 mmHg है। तो जैसे एचपी ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, आउटवर्ड फोर्स ज़्यादा है। तो यहाँ ये जो एचपी है उस कारण से क्या होगा, जो ब्लड है में जो वाटर कंटेंट है वो ब्लड वेसल से निकल के कहाँ पर जाएगा, इंटरस्टिशियल टिश्यू में आके बाहर निकल के आ जाएगा यहाँ पर वाटर कंटेंट, ठीक है ना। ठीक, ये वाटर कंटेंट यहाँ पर क्या आ गया, टिश्यूज़ में आ गया। क्यों टिश्यूज़ में आ गया, क्योंकि आर्टरी एंड में क्या है, एचपी ज़्यादा है और ओपी कम है, ठीक है ना। अब ये जो वाटर कंटेंट यहाँ पर आया है, ये वाटर कंटेंट क्या होता है, अगेन रीएब्जॉर्ब हो जाता है, कौन से, वीनस एंड से। अगेन रीएब्जॉर्ब हो जाता है, कहाँ से, वो वीनस एंड से, ठीक है। क्यों, क्योंकि वीनस एंड में जाएंगे तो वहाँ पर एचपी कैसा हो गया है, कम हो गया है। मतलब आउटवर्ड, बाहर जाने वाला जो फोर्स है वो कम हो गया है, अंदर की ओर खींचने वाला, एब्जॉर्ब करने वाला जो फोर्स है, ठीक है ना, वो क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया है। HP 12 mmHg है और OP क्या 25 mmHg है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर कंटेंट क्या होगा, अगेन कैसा हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और इस जो अंदर अगेन रीएब्जॉर्ब हो रहा है जो वाटर कंटेंट, फिर से क्या होगा, यहाँ पर वाटर बिल्कुल वैसे क्या वैसे हो जाएगा। और इससे हमारी बॉडी का जो ब्लड का वॉल्यूम है वो हमेशा कैसा रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो वाटर कंटेंट है फिर कैसा हो गया, रीएब्जॉर्ब हो गया। इस वाटर कंटेंट को रीएब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑनकोटिक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है। और ये ऑनकोटिक प्रेशर को प्रोड्यूस करने वाला वन एंड ओनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, एल्ब्यूमिन। तो ये एल्ब्यूमिन जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर को होल्ड करके
पकड़ कर पूरी बॉडी में ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करते हुए पूरी बॉडी में ब्लड में जो वाटर कंटेंट है उसको सर्कुलेट करने के लिए। यदि ये एल्ब्यूमिन नहीं होगा, एल्ब्यूमिन नहीं होगा तो ओपी नहीं होगा, और ओपी नहीं होगा तो जो वाटर कंटेंट यहाँ पर गया है टिश्यू में वो अगेन रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो हमारी बॉडी के ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का वॉल्यूम है या ब्लड वॉल्यूम में जो वॉल्स में जो ब्लड का वॉल्यूम है या ब्लड वॉल्यूम में जो वाटर कंटेंट है वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के जो ब्लड वेसल्स है उस ब्लड वेसल्स में जो ब्लड में जो वाटर कंटेंट है उसे होल्ड करने के लिए, वाटर कंटेंट को होल्ड करने के लिए, उस वाटर कंटेंट को पकड़कर पूरी बॉडी में लगातार जब तक आपकी लाइफ है लगातार क्या करने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एल्ब्यूमिन की क्या एल्ब्यूमिन का क्या एग्जैक्टली क्वालिटी है, वो वाटर को होल्ड करता है, वाटर को पकड़ के रखता है किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, और बाहर जाने से क्या करता है उसे वो रोकता है। यदि एल्ब्यूमिन नहीं होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर नहीं होगा, ऑनकोटिक प्रेशर नहीं होगा तो ये वाटर कंटेंट जो होगा ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होगा, वो टिश्यू में बना रह जाएगा, और टिश्यू में बना रह जाएगा तो क्या हम उसे क्या बोलते हैं, स्वेलिंग। आगे जाके पैथोलॉजी में पढ़ेंगे एक पैथोलॉजी में कि स्वेलिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, स्वेलिंग प्रोड्यूस होने का कारण देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग एग्जैक्टली देख रहे हैं क्या जो एल्ब्यूमिन है हमारी बॉडी में होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, ऑस्मोटिक फंक्शन प्रोड्यूस करता है। और ये जो ऑस्मोटिक फंक्शन जो होता है ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग क्या करता है एग्जैक्टली, ये क्या करता है, वाटर को होल्ड करने के लिए, वाटर को ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसमें जो वाटर कंटेंट है वो वाटर कंटेंट उस ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड में क्यों है, इसलिए है क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन होगा तो हमारी ब्लड वेसल्स की, हमारी जो ब्लड वेसल्स की जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है उसमें जो वाटर कंटेंट है वो क्या होगा, उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक। तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, तो एक नॉर्मल ये जो प्रोसेस बताया मैंने आपको, लगातार हमारी बॉडी में जो है वाटर कंटेंट जो है एचपी के द्वारा बाहर जा रहा है आर्टेरियल एंड से, और ओपी के द्वारा फिर से अंदर आ रहा है वीनस एंड से। ये लगातार अभी भी मेरी बॉडी में प्रोसेस चल रही है, आपकी बॉडी में भी चल रही है। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ये वाली प्रोसेस लगातार कंटिन्यूसली क्या होती है, चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। आर्टेरियल एंड से ब्लड बाहर, वाटर कंटेंट बाहर आता है, और वीनस एंड से फिर क्या होता है, वो रीअब्जॉर्ब होता है, क्या ऐसे ओपी के द्वारा, एचपी के द्वारा बाहर आता है, ओपी के द्वारा अंदर आता है, और ये लगातार प्रोसेस चलती रहती है। ये जो लगातार प्रोसेस चल रही है, वाटर कंटेंट का बाहर आना फिर अगेन रीअब्जॉर्ब होना, इस पूरी जो मैकेनिज्म है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्लिंग हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं इसे एग्जैक्टली हम लोग, स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस। स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस बोलते हैं, एग्जाम में आ सकती है स्टार्लिंग्स हाइपोथेसिस, तो आपको यही एक्सप्लेन करना है। ऑनकोटिक प्रेशर यदि पूछा, एल्ब्यूमिन का जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो कितना होता है, हाई कंसंट्रेशन लो मॉलिक्यूलर वेट किसका है, एल्ब्यूमिन का है, इसलिए 70 से 80% जो है प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, जो प्लाज्मा के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला जो ऑनकोटिक प्रेशर है वो 70 से 80% कौन फॉर्म करता है, एल्ब्यूमिन फॉर्म करता है। और वो जो एल्ब्यूमिन है वो क्या है, वो इसलिए फॉर्म कर रहा है क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में है एंड हाई कंसंट्रेशन में, लो मॉलिक्यूलर वेट का है, इस कारण से कर रहा है। और वो कितना होता है, 25 mmHg होता है, और एग्जैक्टली इसका फंक्शन क्या होता है, वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी होती है। वाटर को होल्ड करता है, कहाँ होल्ड करता है, जहाँ ये होगा, और कहाँ होगा, ये हमारे ब्लड वेसल्स के ब्लड में, जो हमारा ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो ब्लड है उसमें कौन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन में कौन है, एल्ब्यूमिन है, और जो एल्ब्यूमिन है वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, उसमें वाटर कंटेंट को पकड़ के रख रहा है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यदि एल्ब्यूमिन नहीं होगा सोचिए आप, तो हमारे ब्लड वेसल्स के जो ब्लड में वाटर कंटेंट वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन नहीं होगा, एल्ब्यूमिन नहीं होगा तो ऑनकोटिक प्रेशर नहीं होगा, ऑनकोटिक प्रेशर नहीं होगा तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बिल्कुल नहीं होगी। तो आपको आज के बाद हमेशा याद रखना है, जब भी आप एल्ब्यूमिन याद करते हैं, एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी में है, उसका सिर्फ वन एंड ओनली एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ऑस्मोटिक प्रेशर,
ठीक है। जैसे हम बोलते हैं 25 mmHg मीन्स क्या है, इनवर्ड फोर्स, दैट मीन्स क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वन एंड ओनली किसमें, एल्ब्यूमिन। हमेशा आपको याद रखना है, जब भी कोई बोले एल्ब्यूमिन मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। बाकी जो फंक्शन मैंने बताए वो सेकेंडरी फंक्शंस हैं, लेकिन जो प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है हमारी बॉडी में वो कौन है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का, किसके पास, एल्ब्यूमिन में। और ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताई ये पूरी है स्टार्लिंग हाइपोथेसिस, जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एल्ब्यूमिन। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन का जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है या क्लिनिक पे हमें एल्ब्यूमिन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्लिनिकली हम एल्ब्यूमिन को कैसे रीड करते हैं। तो आगे बात करते हैं। पहला, एल्ब्यूमिन बाइंड टू बिलिरुबिन एंड फ्री फैटी एसिड्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ट्रिपल बी, इंपॉर्टेंट फंक्शन। जो क्लिनिकली हम बात करें तो जो एल्ब्यूमिन होता है मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करता है, और वो बिलिरुबिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड फ्री फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे करता है, ये बिलिरुबिन या फ्री फैटी एसिड्स क्या होगा, बाइंड हो जाएगा और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है ना, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो लगातार हमारी बॉडी में ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है। तो जब एल्ब्यूमिन जो होता है बिलिरुबिन से बाइंड हो जाता है, जब एल्ब्यूमिन जो होता है फ्री फैटी एसिड से बाइंड हो जाता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है, या हमारी बॉडी के लिए क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर, तो एल्ब्यूमिन जो होता है बिलिरुबिन को ब्रेन में जाने से रोकता है। एल्ब्यूमिन जो होता है फ्री फैटी एसिड्स को ब्लड में ब्रेन में जाने से क्या करता है, रोकता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही एल्ब्यूमिन इन दोनों कंटेंट से जुड़ जाएगा तो ब्लड ब्रेन बैरियर उससे क्रॉस नहीं कर पाएगा, या ब्लड ब्रेन बैरियर ऐसे फैटी एसिड्स, ऐसे बिलिरुबिन जो एल्ब्यूमिन से अटैच हैं उन्हें रोक देते हैं। कौन, ब्लड ब्रेन बैरियर। जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं वो ऐसे फैटी फ्री फैटी एसिड्स को, ऐसे बिलिरुबिन को रोक देते हैं जो किससे बाइंड होते हैं, एल्ब्यूमिन से। यदि वो एल्ब्यूमिन से बाइंड हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो हमारी बॉडी में जो ब्लड ब्रेन बैरियर उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहे हैं, हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन को फ्री फैटी एसिड से और बिलिरुबिन से बचा रहे हैं। क्यों, क्योंकि एल्ब्यूमिन क्या होता है, इनसे बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने के बाद ये बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। आगे देखते हैं हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। जहाँ भी मिया वर्ड आता है, जहाँ भी MIA मिया वर्ड आ रहा है, आपको हमेशा याद करना है वो ब्लड के बारे में बता रहा है, ब्लड के बारे में बता रहा है। मिया वर्ड आता है आखिरी में, जो हमें क्या बताता है, ब्लड के बारे में बता। हमेशा याद रखना, जहाँ भी MIA मिया लास्ट में लग गया मीन्स वो ब्लड के बारे में बता रहा है। तो हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, मिया मतलब ब्लड में एल्ब्यूमिन की, हाइपो मतलब कम होता है, तो मिया मतलब क्या हो गया, ब्लड। तो ब्लड में एल्ब्यूमिन की, हाइपो मतलब हो गया डेफिशिएंसी या कमी हो गया, तो ब्लड में एल्ब्यूमिन की क्या हो गई, कमी हो गई। तो कभी कभी हमारी बॉडी में हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया मिलता है, मतलब एल्ब्यूमिन की या प्लाज्मा प्रोटीन्स की क्या मिलती है, हमें कमी मिलती है। और वो कब मिलती है, जनरली कब मिल सकती है हमको, यदि हमने कोई ब्लड टेस्ट कराए और ब्लड टेस्ट कराने में जो हमारा एल्ब्यूमिन का या प्लाज्मा प्रोटीन की जो नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बताई थी 6.5 to 7.5 ग्राम परसेंट या ग्राम पर DL, उस वैल्यू से, उस नॉर्मल वैल्यू से कम यदि हमको क्या मिलता है, ब्लड में हमारा एल्ब्यूमिन कम मिलता है, प्लाज्मा प्रोटीन कम मिलता है, तब उसे क्या बोलेंगे, ये स्पेसिफिक बात करेंगे। एल्ब्यूमिन जो हमने बताई थी आपको, नॉर्मल क्वांटिटी मैंने नॉर्मल वैल्यू बताई थी, उस नॉर्मल वैल्यू से हमें एल्ब्यूमिन कैसा मिलता है, कम मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे, हाइपोएल्ब्यूमिनिया, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया बोलेंगे, क्योंकि ब्लड में एल्ब्यूमिन की कैसी हो गई है, कमी हो गई है। और हमको कैसे मालूम चलेगा, जब आप उसका क्या कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, और ब्लड टेस्ट में हम रिपोर्ट देखेंगे, और रिपोर्ट में हमें क्या होगा, जो हमें नॉर्मल वैल्यू हमें जो याद है एल्ब्यूमिन की उससे कम मिलेगी, तो हम क्या बोल देंगे, हाइपोएल्ब्यूमिनिया, मतलब उसकी बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी है। और एल्ब्यूमिन की कमी हो रही है, इसका मतलब है
प्रोटीन की कमी हो रही है, और प्रोटीन की कमी को क्या करना, दूर करना पड़ेगा। तो हाइपो एल्बुमिनिया का जो है, या बॉडी के अंदर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं और एल्बुमिन की कमी हमको मिलती है, तो उस कमी के लिए 3 इंपॉर्टेंट डिजीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट कारण हैं जिस कारण से हमको एल्बुमिन की कमी मिल सकती है। पहला है मैल न्यूट्रिशन, यदि आप कुपोषित हैं या आप कम प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन, कम प्रोटीन डाइट ले रहे होंगे, कम प्रोटीन डाइट ले रहे होंगे डेली लाइफ में, जो गरीब होते हैं उन लोगों में मैल न्यूट्रिशन बहुत कॉमन मिलता है। जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, रिच भी हैं लेकिन प्रॉपर प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हैं, फास्ट फूड वगैरह ले रहे हैं, उनमें भी क्या होता है, मैल न्यूट्रिशन या उनमें फूड मटेरियल की कमी होती है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस की कमी होती है, और वो फाइनली क्या करता है, हाइपो एल्बुमिनिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दूसरा बोलेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सेकंड है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वो होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किडनी जो होता है, नॉर्मली जो किडनी होती है वो यूरिन फॉर्मेशन करती है, और यूरिन फॉर्मेशन में कभी भी एल्बुमिन को रिलीज नहीं करती है, मतलब नॉर्मल यूरिन में कभी एल्बुमिन नहीं होता है। लेकिन यदि किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन मतलब हमारा जो किडनी है वो क्या रिलीज करने लगेगा, प्रोटीन। मतलब किडनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है जिस कारण से क्या करती है, किडनी हमारी बॉडी से क्या करेगा, प्रोटीन को क्या करेगा, यूरिन में रिलीज करेगा, या प्रोटीन जो होगा वो यूरिन में आने लगेगा। तो एग्जैक्टली जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हो रहा है, किडनी के द्वारा प्रोटीन को क्या कर रहा है, वो एक्सक्रीट आउट करवा रहा है स्पेसिफिक एल्बुमिन का। तो ये डिजीज़ होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आगे बात करेंगे लीवर डिजीज़। लीवर डिजीज स्पेसिफिक बात करेंगे, सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है, लीवर जो होता है वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अब लीवर डैमेज हो जाएगा, लीवर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो क्या होगा, लीवर ही क्या फॉर्म करता है, एल्ब्यूमिन फॉर्म करता है। यदि लीवर ढंग से काम नहीं करेगा तो एल्ब्यूमिन फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं। कौन सी है, पहला मैल न्यूट्रिशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और लीवर डिजीज से बोलते हैं। स्पेसिफिक बात करेंगे, सिरोसिस ऑफ लीवर की बात करेंगे। ये 3 डिजीज़ में हमें बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन की कमी मिल सकती है। यदि आपने ब्लड टेस्ट कराए और ब्लड टेस्ट कराने के बाद आपको यदि एल्ब्यूमिन की कमी मिल रही है, तो आप क्या करें, उस पेशेंट में ये 3 कंडीशन सोच लें कि भैया इसको 3 कंडीशन हो सकती है, मैल न्यूट्रिशन, या उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या क्या हो सकता है, उसको लीवर डिजीज़ हो सकती है। तो वो आपको फाइंड आउट करना है कि इन तीनों में से कौन सा उसमें है, और तीनों में से आपने फाइंड आउट करना है। तो आप उनकी डाइट पूछ के मैल न्यूट्रिशन को पता कर सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को पता करने के लिए यूरिन टेस्ट कराएंगे। यदि यूरिन में हमें क्या मिल गया, एल्ब्यूमिन मिल गया, इसका मतलब उसको क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। और लीवर फंक्शन टेस्ट करा लेंगे, और लीवर फंक्शन टेस्ट करा लेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो इनको आइडेंटिफाई करते हैं जब हमको क्या मिलता है, हाइपो एल्बुमिनीमिया मिलता है। आगे बात करेंगे एल्बुमिन यूरिया। एल्बुमिन यूरिया, यूरिया आ रहा है, यूरिया में क्या आ रहा है, RIA आ रहा है, रिया आ रहा है, और रिया कभी भी किसको बताता है, यूरिन को बताता है। किसको बताता है, यूरिन को बताता है। तो एल्बुमिन यूरिया, यूरिया में RIA लास्ट में यदि कभी भी RIA आएगा, रिया आएगा, मतलब यूरिन के बारे में बता रहे हैं, मी आएगा मतलब किसके बारे में बता रहा है, ब्लड के बारे में बता रहा है। एल्बुमिन यूरिया आ रहा है, इसका मतलब है एल्बुमिन प्रेजेंट इन यूरिन। एल्बुमिन प्रेजेंट इन यूरिन, यूरिन में हमें क्या मिल रहा है, एल्बुमिन मिल रहा है। मतलब क्या मिल रहा है मुझे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम मिल रहा है। किडनी जिसमें क्या कर रही है, यूरिन में क्या पंप कर रही है या रिलीज कर रही है, एक्सक्रीट कर रही है किसको, प्रोटीन को, जिसका नाम है एल्बुमिन। ठीक है ना, तो हमें कब मिलता है, यूरिन में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मिलता है, और कभी कभी हमको मिलता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हमको कई बार क्या मिलता है, एल्बुमिन यूरिया मिलता है। आगे बात करेंगे माइक्रो एल्बुमिन यूरिया, मतलब कम मात्रा में क्या मिल रहा है हमको, एल्बुमिन यूरिया मिल रहा है। तो ये भी क्या है, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर ऑफ रिस्क ऑफ रीनल डिजीज। ठीक है ना, यदि हमें माइक्रो एल्बुमिन यूरिया मिल रहा है, ये भी हमें बताता है कि भाई फ्यूचर में यदि उसे कहीं किडनी डिजीज़ तो ना हो जाए, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है, बहुत कम मात्रा में एल्बुमिन मिलता है, तो वो भी हमें बताता है प्रिडिक्टिव, मतलब हमको फ्यूचर में कहीं से किडनी की प्रॉब्लम ना हो जाए, उससे बचाने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या उससे पहले के पहले बता सकते हैं यदि हमको माइक्रो एल्बुमिन यूरिया मिल रहा है। आगे बात करेंगे एल्ब्यूमिन। जो एल्ब्यूमिन है ये
थेरापेटिक फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। एल्ब्यूमिन जो है इसको ह्यूमन बॉडी से मतलब सेपरेट करके भी यूज़ कर सकते हैं एल्ब्यूमिन को, या थेरापेटिकली जो है इसका जो एल्ब्यूमिन का यूज़ होता है कब होता है बॉडी में, जब बॉडी में क्या हो, एल्ब्यूमिन की कमी हो जाए। और एल्ब्यूमिन की जो कमी है डिजीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, थेरापेटिक यूज़ की बात करें तो वो कमी कब होती है, कई बार बर्न यदि कोई जल जाता है, बर्न होता है, तो बर्न की कंडीशन में भी क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारा जो प्रोटीन है, स्पेसिफिक बात करेंगे एल्ब्यूमिन है, वो कैसा हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है या उसका लेवल कम हो जाता है। उस कंडीशन में बर्न के ट्रीटमेंट में या बर्न की कंडीशन में, सीवियर बर्न की कंडीशन में भी एल्ब्यूमिन का यूज़ किया जाता है। ये कभी हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ बर्न में, ठीक है ना। एंड हैमरेज, ट्रीटमेंट ऑफ बर्न में, ठीक है ना। एंड हैमरेज मतलब लॉस ऑफ ब्लड, यदि लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, अब ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड लॉस से क्या होगा, ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस में क्या होगा, प्रोटीन भी लॉस होगा, प्रोटीन लॉस कौन सा होगा, एल्ब्यूमिन लॉस होगा, एल्ब्यूमिन लॉस होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी में फाइनली एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में भी एल्ब्यूमिन की कमी को दूर करने के लिए थेरापेटिकली हम लोग क्या करते हैं, उससे एल्ब्यूमिन क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं या एल्ब्यूमिन देते हैं। तो एल्ब्यूमिन का यूज़ ट्रीटमेंट में भी करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ बर्न एंड ट्रीटमेंट ऑफ हैमरेज। थेरापेटिक व्यू मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। थेरापेटिकली इसे हम यूज़ कर सकते हैं, किसी ह्यूमन से ब्लड लेकर उसमें से एल्ब्यूमिन को सेपरेट करके उस एल्ब्यूमिन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट के रूप में भी एल्ब्यूमिन का यूज़ करते हैं या क्लिनिकली हम लोग इसको देखते हैं। तो क्लिनिकली कितनी इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है, क्लिनिकली कितनी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस होती है किसकी, एल्ब्यूमिन की। पहला है बिलिरुबिन एंड फ्री फैटी एसिड को ब्रेन में जाने से रोकता है। ट्रिपल बी जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वहाँ जाने से रोकता है। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया जो है, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, कब बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी तो हमको 3 डिजीज़ के बारे में बताता है, मेल न्यूट्रिशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड लीवर डिजीज, स्पेसिफिक सिरोसिस ऑफ लीवर के बारे में बताता है। यदि हम सिर्फ यूरिन में देखते हैं एल्ब्यूमिन तो हमको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बताता है, और किसके बारे में बताता है, यूटीआई के बारे में बताता है। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया मिल रहा है तो हमें फ्यूचर में कहीं किडनी प्रॉब्लम ना हो जाए उस बारे में बताता है। और इसके अलावा जो एल्ब्यूमिन है इसका उपयोग हम थेरापेटिकली हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं, किसके, ट्रीटमेंट ऑफ बर्न में, ट्रीटमेंट ऑफ हैमरेज की कंडीशन में। तो ये एक पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, एल्ब्यूमिन का, जिसमें हमने देखा कि एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, वो एग्जाम में आता है। फंक्शन में देखा, 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन देखा, 4 में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, ऑस्मोटिक फंक्शन, जो मैंने आपको बताया। और इसे जो एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने ये एक आपको प्रोसीजर बताई, इसे हम बोलते हैं स्टार्लिंग हाइपोथेसिस, ये भी एग्जाम में आती है, शॉर्ट नोट्स में आ सकती है। एंड जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हैं, यदि एग्जाम में आ गया हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया तो आपको इसको डेफिनेशन आनी चाहिए, डिक्रीज प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, और हमें कब कब मिल सकता है। एल्ब्यूमिन यूरिया मिल रहा है, इसका मतलब है एल्ब्यूमिन प्रेजेंट इन यूरिन, ये भी एग्जाम में आता है, 1 लाइन 2 मार्क्स में आ सकता है। माइक्रो एल्ब्यूमिन जो होता है इसका मतलब भी है यूरिन में एल्ब्यूमिन है, लेकिन हमें क्या बता रहा है, प्रिडिक्टिंग फ्यूचर रिस्क ऑफ रीनल डिस्क फेलियर के बारे में बता रहा है। और थेरापेटिक यूज़ में कहाँ यूज़ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ बर्न एंड ट्रीटमेंट ऑफ हैमरेज की कंडीशन में। तो ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है किसका, एल्ब्यूमिन का, जो आपको आना चाहिए, जो क्लिनिक में भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन या रोल के लिए जो हमारे लिए यूज़फुल होता है, आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए, ठीक।